हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम लोग शुरू करें क्लास, ये हम बता दें कि हमने क्लास 9 का गति चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने पढ़ाया था आपको कि कोई वस्तु गति में है या गति के प्रकार कितने हैं तथा सदिश अदिश राशियाँ के बारे में, चाल, एक समान चाल, औसत चाल, सभी पर हमने आपको डिटेल्स में पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो ये भौतिकी का जो दूसरा चैप्टर है गति मोशन, ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, इसलिए हम कहेंगे कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर वो नहीं देखें तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं गति चैप्टर को। गति चैप्टर में आज जो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे वो पॉइंट है वेग, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी को जो है हम लोग पढ़ेंगे, वेग से हम लोग शुरू करेंगे। वेग किसे कहते हैं, इससे पहले हमने गति के बारे में जितने हैं चाल, एक समान चाल, सभी हमने पढ़ रखा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वेग किसे कहते हैं। तो वेग को सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग है, वेग कहलाता है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बातों पर। यहाँ पर हम दिशा निश्चित होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाल हम जो पढ़ाए थे तो उसमें क्या कहते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है वही चाल कहलाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि जो चाल है वो एक निश्चित दिशा में होगा। ऐसे तो चाल हम जो पढ़ते थे क्या कि चाल एक अदिश राशि है, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि चाल एक निश्चित दिशा में होगा। तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या कहलाता है, वो वेग कहलाता है। अतः वेग क्या हो गया, तो वेग एक सदिश राशि हो गया, यानी वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। वेग एक सदिश राशि है। कैसे सदिश राशि है, तो वेग से हमें क्या क्या ज्ञान मिल रहा है। तो वेग कह रहा है कि निश्चित दिशा में, यानी इससे दिशा से उसका डायरेक्शन पता चल रहा है, और तय की गई जो दूरी है, इससे उसका परिमाण पता चल रहा है। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, अतः हम ये कहेंगे कि वेग क्या है, कि वेग एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, तो यह एक सदिश राशि हो गया। बात वही है, वेग दूरी यानी वेग। अगर हम निश्चित दिशा की बात करें तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, क्योंकि विस्थापन और तय की गई दूरी में अंतर क्या है कि तय की गई कुल दूरी जो दूरी होता है, और विस्थापन क्या है, दो बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन है। तो वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। एक निश्चित दिशा में, या हम वेग को इसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। विस्थापन का ऐसा मात्रक, विस्थापन को मापते हैं दूरी में, और दूरी के लिए लंबाई के लिए हम लोग करते हैं मीटर, तो मीटर बटा सेकेंड। अतः वेग का भी ऐसा मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं, वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया वेग का एसआई मात्रक। अब वेग कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी हम लोग देखेंगे कि वेग कितने प्रकार के होते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम रफ करते हैं और आपको बताते हैं कि वेग कितने प्रकार का होता है। अगर हम लोग बात करें वेग का, तो वेग भी जैसे वस्तु की चाल दो प्रकार की होती है, एक समान चाल और एक असमान चाल, उसी प्रकार से वेग भी दो तरह का होगा। एक समान वेग और दूसरा
जो होगा वह होगा असमान वेग। दूसरा क्या होगा? असमान वेग। दोनों में क्या अंतर है? एक समान वेग में और असमान वेग में। तो इसको हम लोग अगर कहें तो ये क्या होगा? मतलब एक समान वेग हो गया और ये असमान वेग होगा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें क्या है? एक समान वेग में, एक समान वेग, दोनों वेग ही है इसलिए दोनों का ऐसा ही मात्रक, दोनों एक ही चीज होगा। तो अगर समय के साथ वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर बराबर हो और समय अंतराल कितना भी छोटा हो लेकिन वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के साथ बराबर हो, हर समय के बराबर समय अंतराल पर, इसको अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, बराबर समय अंतराल पर, बराबर समय अंतराल पर वस्तु में, बराबर समय अंतराल पर वस्तु में विस्थापन की दर समान हो, उसे एक समान वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे एक समान वेग कहते हैं। यदि यही उसे एक समान वेग कहते हैं और यदि यही एक समान वेग क्या हो जाएगा कि वस्तु में अगर विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के साथ बराबर समय अंतराल में बराबर ना हो करके किसी समय अंतराल में अधिक होगा, किसी समय अंतराल में कम होगा, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा? असमान वेग कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा, असमान वेग। इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए। असमान वेग किसे कहेंगे? तो वस्तु में बराबर समय अंतराल में बराबर समय अंतराल में वस्तु में विस्थापन की दर समान न हो उसे असमान वेग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे असमान वेग कहते हैं। तो समान वेग और असमान वेग समझ में आ गया। जैसे समान चाल और असमान चाल था कि हर एक छोटे समय अंतराल में यदि वस्तु बराबर दूरी तय करती, जैसे 1 मिनट में अगर वस्तु 2 मीटर दूरी तय करेगी तो अगला 1 मिनट में फिर 2 मीटर दूरी तय करेगी, तो एक समान चाल कहलाता है। उसी प्रकार से बराबर समय अंतराल में यदि वस्तु की विस्थापन में परिवर्तन की दर बराबर है, यानी कि वस्तु जो चाल और वेग में सिर्फ इतना अंतर है कि चाल किसी भी दिशा में हो सकता है, उससे हमको दिशा का ज्ञात नहीं होता है, और वेग एक निश्चित दिशा में होता है। तो यहाँ पर समझिए कि चाल की तरह है वेग। तो यहाँ पर समय अंतराल छोटा से छोटा समय अंतराल भी हो और वस्तु में जो उसके परिवर्तन की दर हो वो समान हो, कितना भी छोटा समय अंतराल ले, सेकेंड का ले या मिनट का ले, लेकिन वस्तु के विस्थापन में अगर परिवर्तन की दर समान होगी तो वो एक समान वेग कहलाएगा, और यदि वही परिवर्तन की दर असमान होगी तो वो क्या कहलाएगा? असमान वेग कहलाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि समान और असमान वेग जब है तो समान वेग तो नहीं, लेकिन असमान वेग जब आता है तो उसका औसत ज्ञात करते हैं। जैसे एक असमान चाल में औसत ज्ञात करते हैं कि तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय, वो क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। उसी प्रकार से हम लोग समान और असमान वेग में औसत हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कि औसत वेग किसे कहते हैं? तो हम लोग ज्ञात करेंगे औसत वेग को, क्या ज्ञात करेंगे? औसत वेग, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग क्या है? तो औसत वेग है कि तय की गई कुल दूरी यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटा 2। औसत वेग वस्तु का क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है, औसत वेग, क्योंकि वेग जो है प्रारंभिक वेग यानी शुरू में जो वस्तु का वेग है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सॉरी, और
फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बाय 2 ये कहलाता है एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग। यानी उस वस्तु का जब वस्तु गति में शुरू किया उस समय जो उसका वेग होता है उसको कहा जाता है प्रारंभिक वेग, जहां से वस्तु गति में एक निश्चित दिशा में गति शुरू किया, और जब वस्तु फाइनली जब वहां पर पहुंचता है जब इस रुकने के समय, तो वो वस्तु का अंतिम वेग कहलाता है। तो वो अंतिम वेग दोनों का जो जहां से शुरू किया और अंतिम वेग दोनों को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, वो निकलता है क्या चीज, औसत वेग। वस्तु का क्या निकलता है, वो औसत वेग निकलता है। अब क्या है कि औसत वेग माफ कीजिएगा, और अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लें कि औसत वेग तो समझ गए कि चाल और वेग में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। अभी भी आप लोग कंफ्यूज होते होइएगा, तो इसको लिख ही लीजिए ताकि जो है ये कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाए कि चाल किसको कहते हैं और वेग किसको कहते हैं। हम 2 अलग अलग टेबल बना करके इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे कि चाल और वेग में अंतर क्या क्या है। तो चाल और वेग में अंतर है कि चाल क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ध्यान दीजिएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। और ये वेग क्या है, तो ये वेग जो है ये है वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, यहाँ पे दिशा का चर्चा करना जरूरी है। वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ये वेग है, तय की गई दूरी, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर दिशा का जिक्र आ गया तो अब वेग क्या हो गया, तो यहाँ पर दिशा का जिक्र नहीं है तो चाल अदिश राशि हो गया, सिर्फ परिमाण है, तय की गई दूरी, किस परिमाण से वो दूरी तय कर रही है, यानी वस्तु के जो दूरी मतलब जो दूरी में यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन किस हिसाब से आ रहा है, एक समय अंतराल में कितना परिवर्तन वस्तु की स्थिति में आ रहा है, वो उसका चाल है। तो ये चाल क्या है, चाल अदिश राशि है। चाल क्या है, चाल अदिश राशि है, यानी ये स्केलर क्वांटिटीज है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दिशा और परिमाण दोनों की बात हो रही है, अतः वेग क्या है, वेग सदिश राशि है। वेग क्या है, वेग सदिश राशि है। चाल और वेग में ये अंतर समझ में आ गया। दूसरा अंतर कि चाल जो है वह अदिश राशि है और वेग जो है वह क्या है, वह सदिश राशि है। अच्छा, चाल हमेशा धनात्मक होता है, चाल सदैव धनात्मक होगा, चाल सदैव धनात्मक होगा, यानी वस्तु के जिधर बल लगाया जाएगा वस्तु में की स्थिति में परिवर्तन हमेशा उधर ही आएगा, चाल सदैव धनात्मक होगा। वेग जो है वो जरूरी नहीं है, वेग धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होगा, वेग धनात्मक भी हो सकता है एवं ऋणात्मक भी होगा, वेग दोनों होगा, वेग धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं। ये तीसरा अंतर है कि चाल सदैव धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब यह है कि हम जिधर बल लगा रहे हैं, अगर हम पुश कर रहे हैं तो पुश मतलब धक्का दे रहे हैं तो उधर ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा। यदि हम पुल कर रहे हैं यानी खींच रहे हैं तो हमारे ही तरफ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा, तो वो धनात्मक हो गया, यानी बल के दिशा में वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन वेग के लिए जरूरी नहीं है, जिधर हम बल लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए वेग धनात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। अच्छा, चौथा जो सबसे बड़ा ये है कि औसत चाल शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं होता है, औसत चाल शून्य नहीं होता है। और यहाँ पर क्या है कि यदि प्रारंभिक वेग शून्य है और अंतिम वेग भी शून्य है तो वेग का मान शून्य हो जाएगा, औसत वेग शून्य हो सकता है, औसत वेग का मान शून्य हो सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर है
कि औसत चाल कभी शून्य नहीं होगा, औसत वेग का मान शून्य हो सकता है, होगा या हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम बताए थे विस्थापन जब पढ़ा रहे थे तो क्या बोले थे कि आप कुल दूरी घूम करके आइए और जो दो बिंदु के बीच निकटतम दूरी विस्थापन हो जाएगा। जैसे आप घर से निकलते हैं, पूरा बाजार घूम लेते हैं और बाजार पूरा घूमने के पश्चात आप पुनः अपने घर आ जाते हैं, तो आपकी तय की गई कुल दूरी और जो आप जहां से चले थे और जो यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों आपका वही बिंदु हो जाता है, तो आपका विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आप तो दूरी बहुत तय किया, तो थक गए, चूर है थक करके, लेकिन आपका विस्थापन शून्य। उसी प्रकार से जो आप जहां से चलना शुरू किए थे उस वक्त प्रारंभिक वेग शून्य था और आप जहां पर पहुंच गए वहां पर भी अंतिम वेग आपका शून्य हो गया। तो इस तरह से प्रारंभिक और अंतिम वेग दोनों शून्य हो जाता है, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो औसत वेग भी शून्य हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, औसत चाल का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो ये वेग और चाल में कुछ अंतर था जिसको हम आपको समझा दिए हैं। आगे जो टॉपिक है इसी बुक में जो आपको हमें बताना है वो है त्वरण, जिसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इसके आगे ग्राफ पढ़ना है, लेकिन हम आज त्वरण तक पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, फिर ग्राफ के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें आपको अच्छे से हम ग्राफ समझा सके। अगला जो वीडियो है अगला जो हमारा टॉपिक है वह है त्वरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन त्वरण क्या है? तो त्वरण का एक लाइन में याद रखिए कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर या समय के साथ जब भी परिवर्तन होगा तो उसमें समय इंक्लूड रहेगा, याद रखिएगा। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, यानी इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। अतः त्वरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेग बटा समय। त्वरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेग बटा समय। तो वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड बटा फिर समय, यानी इसका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति ये समय, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, दो समय इसमें जुटेगा, तो ये इसका हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण का ऐसा ही मात्रक होगा, त्वरण का ऐसा ही मात्रक वो क्या होगा? त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग जो वस्तु का है, वेग क्या है? विस्थापन में परिवर्तन की दर है, और वेग में परिवर्तन की दर उसी को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण इज इक्वल टू वेग बटा समय, वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड बटा समय, अतः मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण हो गया ऐसा मात्रक क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जिस प्रकार से वेग का दो प्रकार का होता है, एक समान वेग और असमान वेग, उसी प्रकार से त्वरण भी दो तरह का होगा, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। हम लोग देखते हैं जरा कि त्वरण, इसको रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब वेग की तरह त्वरण भी दो प्रकार का हो गया। कौन कौन त्वरण हो गया? तो त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर होती है, तो a इज इक्वल टू कितना था? याद रखिएगा v माइनस यू बाई टी, क्योंकि ये वेग में परिवर्तन हो रहा है, अतः ये अगर v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी, तो v इज इक्वल टू हो जाता है u प्लस ए टी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। वैसे हम जब ग्राफ वाला चैप्टर बताएंगे तो उसमें इसको बढ़िया से क्लियर करेंगे कि ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का क्या वैल्यू है और क्या इसकी अहमियत है फिजिक्स में, और ये 11th 12 में आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे कि त्वरण भी दो प्रकार का होता है। एक त्वरण है
एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, और एक त्वरण है असमान त्वरण, असमान त्वरण, असमान त्वरण। तो एक समान त्वरण किसे कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, एक समान त्वरण अर्थात यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो वेग में परिवर्तन की दर जब निश्चित समय अंतराल में या प्रत्येक छोटे से छोटे समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर बराबर हो, इसको अगर हम लोग कहें कि बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में यदि वेग में परिवर्तन की दर, यदि वेग में परिवर्तन की दर बराबर समय अंतराल में, यदि वेग में परिवर्तन की दर बराबर हो, बराबर समय अंतराल में यदि वेग में परिवर्तन की दर बराबर हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं, उसे एक समान यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। बराबर समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर बराबर हो। और फिर है असमान त्वरण, असमान त्वरण ये क्या है, तो असमान त्वरण किसे कहते हैं, तो बराबर समय अंतराल में यदि वेग में परिवर्तन की दर बराबर न हो तो वो असमान त्वरण है। जैसे एक समान चाल, एक समान वेग, असमान चाल असमान वेग में था। तो यदि बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में, यदि बराबर समय अंतराल में, यदि बराबर समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर बराबर न हो, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर बराबर न हो, उसे असमान त्वरण कहते हैं, उसे असमान त्वरण कहते हैं। तो ये डिफिनेशन वैसे ही है जैसे एक समान वेग का था, एक समान चाल का था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और याद कीजिएगा। याद क्या करना है, समझ में आ गया होगा, जैसे चाल और वेग का बताए थे उसी तरह से इसको ध्यान में रखना है कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर बराबर हो तो उसको हम लोग कहते हैं एक समान त्वरण, और यदि वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर बराबर ना हो तो उसे कहा जाता है असमान त्वरण। तो त्वरण में हम लोग बात करेंगे तो त्वरण के बारे में, तो त्वरण क्या है कि त्वरण में भी त्वरण में क्या है कि त्वरण भी जो है वेग के साथ, वेग उसी दिशा में समय के साथ बढ़ता है त्वरण। तो त्वरण भी क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर है और वेग ही सदिश है, तो त्वरण भी एक क्या है, सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। और त्वरण दो प्रकार का हो सकता है, एक धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण, जैसे धनात्मक वेग और ऋणात्मक वेग होता है उसी प्रकार से त्वरण भी दो तरह का हो सकता है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को याद रखिएगा, ऋणात्मक त्वरण को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं मंदन। ये याद रखिएगा वर्ड। ऋणात्मक त्वरण यानी निगेटिव जो एक्सीलरेशन है उसको एक अलग नाम से पुकारा जाता है, उसको मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण की बात क्या है कि वेग के साथ, जब वेग समय के साथ कम हो रहा हो तब ऋणात्मक त्वरण होगा। ऋणात्मक का मतलब ये नहीं है कि वस्तु धनात्मक त्वरण में शुरू हुआ और ऋणात्मक त्वरण में पीछे की तरह आ जाएगा, नहीं। वेग ऋणात्मक त्वरण को लेकर के मुख्य बातें क्या क्या है इसको आप लोग जान लीजिए।
ऋणात्मक त्वरण में मुख्य बातें क्या क्या है। पहला मुख्य बात है कि समय के साथ वेग का कम होना। समय के साथ वेग जब कम होगा तो हम लोग उस त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। समय के साथ जब वेग बढ़ेगा प्रत्येक समय में, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण है, और यदि समय के साथ वेग बढ़ रहा है, 1 सेकंड में वेग अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है और अगले सेकंड में वेग जो है वो 6 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है, तो वहां पर जो त्वरण हो रहा है यानी वेग में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो धनात्मक त्वरण कहलाएगा। लेकिन एक समय में वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है और अगले सेकंड में वेग जो है वो 3 मीटर हो जा रहा है, यानी समय के साथ वेग का परिवर्तन की दर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वो त्वरण क्या कहलाएगा, वो निगेटिव त्वरण कहलाएगा, ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। वेग की दिशा में वस्तु की दिशा में त्वरण ऋणात्मक होता है, तब क्या होता है कि त्वरण की दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो जाता है। वेग के साथ कम होता है, विरामावस्था की ओर जा रही होती है। दूसरा, जब कम होगा तो वो वस्तु कहाँ जाएगा, गति से विराम की ओर, यानी वस्तु विरामावस्था की ओर होता है। वस्तु कहाँ होता है, विरामावस्था की ओर वस्तु का वेग होता है, यानी जब वस्तु गति करके रुक रहा होता है उस वक्त का त्वरण जो है वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक त्वरण हो जाता है, और अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो जाता है। अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होता है, प्रारंभिक वेग से कम होता है। तो इस प्रकार से जो त्वरण होता है वो क्या कहलाएगा, वो ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जाने हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि वेग किसे कहते हैं तथा वेग कितने प्रकार का होता है, समान वेग, असमान वेग, धनात्मक और ऋणात्मक वेग, और औसत वेग, तथा त्वरण के बारे में जाने हैं कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण कितने प्रकार का होता है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। आइए, आप लोग अगर नए हैं तो एक बार आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, और दोस्तों के बीच ये शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग इससे फायदा उठा सके। इसका जो अगला कुछ टॉपिक छूट जा रहा है इस चैप्टर का, वो हम आपको इसके 3rd पार्ट में बताएंगे कि ग्राफ का जो चैप्टर टॉपिक है वो छूट रहा है, तो उसको हम अगली वीडियो में करके आप लोग को बता देंगे। हम यकीन करते हैं कि आप पढ़े होंगे और आपको बात समझ में आई होगी। तो जब तक के लिए धन्यवाद।